हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग को पता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस इंट्रोडक्शन टॉपिक से हम 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी और एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स और सरफेस फोर्सेस क्या होते हैं, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है। लॉ ऑफ मैकेनिक्स में हम लोग भी एक वीडियो किए हुए हैं, तो उस वीडियो में हम लोग कुछ देख चुके थे और कुछ बाकी था। तो जो चीज़ बाकी था उसी चीज़ को मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने आगे लॉ ऑफ मैकेनिक्स के बारे में। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं लॉ ऑफ मैकेनिक्स के बारे में। लॉ ऑफ मैकेनिक्स के बारे में पहले भी मैं आपको बताया हूँ, जिसमें कि लॉ ऑफ ट्रांसबिलिटी और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले रहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और आपको इस लेक्चर का यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करके इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ को आपको पता होगा कि न्यूटन्स लॉ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो पहले हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि इट स्टेट एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is compelled by an external agency act on it। यानी कहने का मतलब कि कोई भी एक आपके पास बॉडी होगा, वो बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा या तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि इट ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब बात है कि ये इनर्शिया, तो इनर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को जानना चाहिए कि इनर्शिया होता क्या है। देखिए इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडी विच अपोज द चेंज और डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी। ठीक है, मतलब कि इनर्शिया एक किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि उसके स्थिति में चेंजेस लाने का अपोज का काम करता है, यानी कि उसका विरोध करता है। अब इनर्शिया देखिए, मेनली इनर्शिया जो होता है आप लोगों को, इनर्शिया जरूरी नहीं है कि वो केवल रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन में भी हो सकता है, वो किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिख रहा है कि जो इनर्शिया होगा वो मोशन में भी हो सकता है और डायरेक्शन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। और इनर्शिया जो होता है मास पे डिपेंड करता है, यानी कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो आगे देखिए हम लोग को आगे जो है न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द impressed force and it takes place in the direction of force acting on it। यानी कहने का मतलब कि कोई भी एक आपके पास मूवमेंट होगा तो वो जो मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो अप्लाइड फोर्स हम लोग लगाते हैं, उस अप्लाइड फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। मतलब ये जो लॉ होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, ये जो वैलिड होता है केवल एक्सटर्नल फोर्स के लिए वैलिड होता है। मतलब कि कोई बॉडी में इंटरनल फोर्स है तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। अब इंटरनल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, आपको जानना है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स के नाम से एक वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको मैंने वहाँ पे बताया है कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, वहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अब देखिए इसको तो डिफिनेशन का टर्म में हम लोग देख लिए, इसको एक बार मैथमेटिकली टर्म में बात करें तो जो कोई भी फोर्स अप्लाइड करते हैं वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मोमेंटम क्या होता है, तो वो मोमेंटम होता क्या है मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मोमेंटम, अब सबसे पहले आप लोग को बताना पड़ेगा मुझे कि मोमेंटम एक्चुअली होता क्या है। देखिए मोमेंटम को ये P से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि उसका गुणनफल होता है क्या, आपका मोमेंटम होता है। और इसका जो यूनिट होता है वो kg मीटर पर सेकंड, और kg मीटर पर सेकंड को हम लोग सेकंड, न्यूटन सेकंड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो आपका, लीनियर मोमेंटम बोलिए या केवल मोमेंटम बोलिए, दोनों बात सिमिलर होता है। और ये जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब आप मोमेंटम को समझ पाए होंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड करेंगे वो आपका चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम और हो गया आपका dt, ठीक है। अब मैं इसको मोमेंटम को एक एवरेज के फॉर्म में लूँ, तो यहाँ पे मोमेंटम को जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे उसको मैं यदि एवरेज के फॉर्म में लूँ तो इसको लिख दिया हूँ ये एवरेज के फॉर्म में, तो ये डेल पी अपॉन डेल टी हो जाएगा। और डेल पी का मतलब कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट चेंज ऑफ मतलब 2 पॉइंट से दो टाइम इंटरवल पे जो मोमेंटम आए होंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे P2 माइनस का P1 अपॉन का T2 माइनस का T1 कर लेंगे। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग जो अप्लाइड करते हैं वो जो होता है आपका मास इंटू का वेलोसिटी भी हो सकता है। कब होगा ये? जब मास और एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तब। यदि अब केवल कहें कि हम लोग मास केवल वेरिएबल होगा तो ये फार्मूला हम लोग लगा करके टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड निकालते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बताने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ कर रखा है, जो कि ग्राफ है वो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है। और आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम और टाइम का जो ग्राफ है वो आपको फोर्स देता है, ठीक है। क्या देता है? फोर्स देता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो स्लोप ऑफ मोमेंटम, ये जो पी दिखा रहा है वो मोमेंटम को दिखा रहा है और टी टाइम को दिखा रहा है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो आपका देगा फोर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई फोर्स को कंसिडर किया उसकी जिसका ग्राफ ये दिखा रहा है, और यहाँ पे मोमेंटम लिया है, यहाँ पे टाइम लिया है। तो इसके जो स्लोप आएंगे यानी जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा वही मेरा फोर्स का वैल्यू देगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे जो हम लोग पास है वो है न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो इट स्टेट दैट द फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि किसी भी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में एक उसका रिएक्शन आता है, जिसको हम लोग थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं न्यूटन के। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक वाल बना रखा है और इस वाल पे यदि हम लोग बॉल से इस डायरेक्शन में थ्रो करें तो ये वाल से भी उतना ही फोर्स लग कर कि इस डायरेक्शन में बॉल को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ। जो रॉकेट का सिद्धांत आप लोग देखते होंगे वो भी आपका क्या होता है? सिंपली वो भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ पे ही काम करता है, ठीक है। तो ये था न्यूटन्स के लॉ के बारे में, यानी कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स के बारे में, जो कि मैंने मैकेनिक्स का पहले वाला वीडियो बताया था उसमें इस चीज़ को मैंने स्किप कर दिया था, बट मैंने यहाँ पे अभी एक पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले रहेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जो नेक्स्ट बात करने वाले रहेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले इन सारे चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बिना आपको छोटी छोटी बातें हैं ये, बट आपको प्रॉब्लम हमेशा आते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ बेसिक बात भी करके चला जाए आप लोगों के साथ, क्योंकि बेसिक बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। बेसिक सबका क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से जब हम लोग मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन से भी आप लोगों को स्टार्ट किया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जहाँ पे मैं बेसिक के बारे में बात करूँगा। और बेसिक जब आप अच्छा तरीक़ा से जान जाएंगे तो बेसिक जानने के बाद जब आप मैकेनिक्स पूरा पढ़िएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला रहेगा। छोटी छोटी बात है बट आपको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेसिक के कंसेप्ट के साथ।